बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं और तकसीम इंतहाई ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती है, यानी जिसको हम यूँ कह लें कि अदालत में बगावत भी जन्म ले सकती है। और फिर जिक्र किया जा रहा है मलिक असद केस का। मलिक असद केस क्या है और उस वक्त के हालात क्या थे, मौजूदा हालात क्या हैं, और फिर जजेस इतने खौफजदा क्यों हैं? क्या जजेस के खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है? क्या आइन के आर्टिकल 6 का इतलाक किन जजेस पर होगा और क्यों होगा? इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे हुकूमत ने आइनी तरामीम के हवाले से जो प्लान तैयार किए हैं वो भी, और फिर कब तक आइनी तरामीम मंजूर हो सकती हैं या पार्लियामान में टेबल हो सकती हैं, और फिर उन आइनी तरामीम को टेबल कौन कर सकता है या किस तरह ये चीज़ें हो सकती हैं। इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्तफ़ैन काज़मी साहब के हवाले से। उन्होंने कल जो अदालत में गुंडागर्दी और बदमाशी की, उस पर अदालत ने खामोशी अख्तियार क्यों की। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुँचते रहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, यानी 63A की जब जो है वो उसके तशरीह के हवाले से, या 63A की नज़रसानी केस की समाअत के दौरान PTI के कारकुन मुस्तफ़ैन काज़मी ने जो बदतमीज़ी की, जो बदमाशी की, ये PTI का वतीरा है। PTI हमेशा से बदतमीज़ी करती आई है। PTI हमेशा से गंदगी और गिलाजत करती आई है। PTI हमेशा से पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करना चाह रही है। PTI हमेशा से कोशिश रही है PTI की कि उन्हें वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़ा कर दे, और PTI की हमेशा से ये कोशिश रही है कि दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही हो। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसे ही हुआ। ये वही अदालत थी जिसने किसी ज़माने में एक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा से घर भेज दिया था। ये वही अदालत थी जो सेनेटर्स तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत के केस में जेल भेज दिया था। ये वही अदालत थी कि जिसने अली ज़फ़र, जो खुद वकील हैं PTI के, इनका लाइसेंस मनसूख किया था। ये वही अदालत थी जिसने नामवर वकील बाबर अमान का जो है वकालत का जो लाइसेंस है उसको मनसूख किया था। ये वही अदालत थी जिसने मुस्तफ़ा कमाल फैसल वावडा को की माफ़ी कबूल की तौहीन अदालत के केस में और सख्त स्टैंड लिया था, और आज वही अदालत खामोश थी। मुस्तफ़ैन काज़मी को जेल नहीं भेजा, मुस्तफ़ैन काज़मी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, मुस्तफ़ैन काज़मी गिरफ्तार नहीं हुए। शायद अदालत दबाव का शिकार थी। अदालत अरसे से दबाव का शिकार है। अदालत PTI की तरफ से जो दादागिरी की जाती है, या PTI की तरफ से जो किया जा रहा है, या PTI के जजेस की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, उस वजह से PTI मुतवातिर दबाव का शिकार है। मुस्तफ़ैन काज़मी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 24 सितंबर को उसने जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात की, और फिर आज गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ वो उस वक्त तय हुआ या उस प्लान हुआ, क्योंकि मुस्तफ़ैन काज़मी CDI का एक रिटायर्ड मुलाजिम है, सैनिटरी ऑफिसर है या सैनिटरी वर्कर है, जो भी आप उसको कह लें वही है। तो मसला ये है कि इस तरह जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, और जो कुछ केस की समाअत के दौरान हुआ, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसी सूरत अगर पैदा होती रही तो फिर उसके नताइज बहुत बुरे निकल सकते हैं। तो बहरहाल सूरत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस वक्त जजेस खौफ में मुब्तला है। जजेस खौफ में मुब्तला हैं 26वें आइनी तरमीम से, क्योंकि जजेस समझते हैं कि अदालत से अख्तियार वापस लेकर पार्लियामान को दे दिए जाएंगे। जिस तरह 18वीं आइनी तरमीम के तहत सदर से 58(2)B जैसे अख्तियार छीन कर पार्लियामान को दिए, और फिर जजेस ने 58(2)B को हाईजैक कर लिया और वज़राए आज़म को घर भेजने का सिलसिला किया। यूसुफ रज़ा गिलानी घर गए, नवाज शरीफ घर गए, और एक वज़ीर आज़म घर जाते जाते बचे। उसके अलावा जजेस को डर है कि उनका जो अख्तियार वो बेअख्तियार हो जाएंगे, और बेअख्तियार हुए तो फिर उनको पहचानेगा भी कोई नहीं। जजेस को डर है कि अगर अख्तियारात पार्लियामान के पास चले गए तो फिर उनकी इम्पीचमेंट होगी, उनका मुआवजा होगा, और फिर जजेस पार्लियामान बाख्तियार होगी कि जजेस को किस तरह अपॉइंट करना है, किसको चीफ जस्टिस बनाना है, और फिर जो जजेस की तैनाती के मामला होंगे वो पार्लियामान के पास होंगे। जजेस को खौफ है कि अगर अख्तियारात पार्लियामान के पास गए तो फिर उनसे मराहत छिन जाएंगी। जिस तरह वो कौमी ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं, वो मामला इनसे छिन जाएंगे। जजेस खौफ में मुब्तला हैं
कि फिर इनसे पार्लियामान पूछेगी इनकी कारकर्दगी का कि भैया जरा बताएं तो सही कि आपने एक साल में कितने केसेस निपटाए, आपने अवाम को कितना रिलीफ दिया, कितनी अपीलों की समाअत हुई। फिर तो ऐसा कुछ नहीं होगा जिस तरह अब होता है कि आप 1 घंटा अदालत चला के और फिर चैम्बर में बैठकर एसी के मजे लूटते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, खाने खाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। फिर इस तरह नहीं होगा। जजेस को खौफ है कि जिस तरीके से अब वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सियासत करते हैं, जिस तरह वो अपने मनपसंद रहनुमाओं का को डिफेंड करते हैं, ये सब उनसे छिन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में 26वीं आईनी तरमीम को ये अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में यानी सिंध और बलूचिस्तान के बाद जब वो कोयटा अपना इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने सहाफ़ियों से बिलखुसूस कोर्ट रिपोर्टर से भी मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो बातें की वो बहुत ख़तरनाक हैं। उन्होंने कहा कि अदालती इस्लाहात अदलिया ने नाकाम बनाई हैं, अदलिया ने नाकाम बनाई हैं। जैसे ही अदलिया इस्लाहात जजेस के इल्म में आई, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और अदालत उज़्मा का फैसला अदालती इस्लाहात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये मुदाखलत थी। हमारे नंबर पूरे थे, फैसला देकर कम किए गए। अदलिया ने जो किया उसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? जी, 8 जजेस ने जो कुछ किया उसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम अगर 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम आती हैं तो फिर बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 23 तक जस्टिस काजी फायज़ रिटायर्ड हो चुके होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान दस्तो गिरेबा होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट दस्तो गिरेबा होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट और ईवान सदर दस्तो गिरेबा होंगे। फिर ऐसा तमाशा होगा और इस तरह इदारे आमने सामने होंगे कि बहुत ज़्यादा जग हंसाई हो सकती है। और ये कहा कि तरामीम ना हुई तो फिर शायद हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। फिर पार्लियामान अपना अख्तियार दिखाएगी जो पार्लियामान के पास आईनी अख्तियारात हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी दादागिरी दिखाएगी जिस तरह होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो है वो गुज़िश्ता रोज़ अली ज़फ़र साहब ने जब अदालत केस समाअत ख़त्म हुई तो बाहर निकले और बाहर निकलकर जब उनसे पूछा गया जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब उनसे पूछा गया जजेस के हवाले से तो उन्होंने मलिक असद केस का हवाला दिया। और मलिक असद केस का हवाला क्या है और उन्होंने जो हवाला दिया वो क्यों दिया, ज़रा पहले ये मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर, अगर मेजॉरिटी जजेस 11 से 12 जजेस अपनी अलग अदालत लगाकर काजी फायज़ ईसा पर अदम एतमाद करते हैं तो इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? जी, पहले हुआ था मलिक असद केस में यही हुआ था, जब बाकी जज साहिबान बैठ के उन्होंने फिर फैसला खुद कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया था। चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं? ये इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा, ये बहुत बड़ी सर खबर है। क्या इसमें सदारती कोई सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं जो जनाब अली ज़फ़र साहब थ्रेट कर रहे हैं, अली ज़फ़र साहब चीफ जस्टिस को थ्रेट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको धमका रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि मलिक असद केस मौजूद होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस वक्त हालात वो नहीं है। मलिक असद केस जिस वक्त हुआ था उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे और आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा है। सजाद अली शाह उस वक्त निहत्ते थे, तनहा थे, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। उसने सजाद अली शाह ने सिक्योरिटी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की लेकिन उसको सिक्योरिटी तक नहीं दी गई थी। लेकिन आज के चीफ जस्टिस के पीछे हुकूमत भी खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी रजिस्ट्री में कोई भी दरख्वास्त लगाकर और 8, 10, 11, 12 जजेस बैठकर जो है वो फैसला करें और आप किसी को फारिग कर दें, यानी चीफ जस्टिस को आप निहत्ता कर दें, गैर मौसर कर दें। इस तरह नहीं होगा। तो जिस तरह मैंने बात की कि जजेस के खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और बाज़ाब्ता तौर पर हो सकता है। आर्टिकल 6 क्या है? इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल 6 मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आर्टिकल 6 का मतलब ये है कि अगर आर्टिकल 6 का निफाज होता है, उस पर इतलाक होता है या उस पर अमल दरामद होता है तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जिसने परवेज़ मुशर्रफ को आइन को बदल देने का अख्तियार दे दिया था वो भी आएंगे, फिर साकिब निसार भी आएंगे, फिर जस्टिस गुलजार भी आएंगे, फिर जस्टिस उमरता बंदियाल भी आएंगे, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, ये जो पूरा गैंग था जिसने सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक किया हुआ था वो भी। और इस वक्त के 8 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह
اور جسٹس منیب سمیت جنہوں نے جو آئین کو بدلنے کی کوشش کی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے. کیس تھا مخصوص نشستوں کا اور بات چلی گئی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسمبلی میں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی. تو بہرحال اس وقت صورتحال میں نے جس طرح کہا آپ سے کہ کشیدہ ہے. آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ ان ججز نے باقاعدہ بازو مروڑ کے آئین کو ایک طرف رکھا طاقت کے زور پر. آئین کا آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. آرٹیکل 6 کا جو ایکچوئل اس کی لینگویج ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آرٹیکل 6 سب سیکشن 1 کہتا ہے any person who abrogate or subvert or suspends or hold in abeyance or attempts to conspire or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance are constitutional by us by use of force or show of force or by any other constitutional means shall be guilty of high treason. shall be guilty. ٹھیک ہے جی. تو اس کو اگر جتنی بھی جو سب سیکشنز ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو ججز پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے. یہی وہ خوف ہے جو ان ججز کو جو ہے وہ پارلیمان سے ہے کہ کل پارلیمان نے ہماری امپیچمنٹ شروع کر دی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ججز کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح انہوں نے اس وقت عدلیہ کو غیر مؤثر اور غیر فعال بنا رکھا ہے, اس کے کانسیکوینسز ان کو بھگتنا پڑیں گے. اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اہم ترین بات کی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری نے ریسنٹلی جو کوئٹہ میں خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سن لیں. جو جھوٹ یوٹیوب پہ چلے گا وہ مانیں گے. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا, میرا پارٹی نے ڈالا, کہ میں اس کو نکال دوں گا. مطلب ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نہ مانا کرے بھائی, ہم نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے, کیوں نکال دیں گے؟ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرز, ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشنز. اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, آپ نے پریکٹس نہیں کرنا, نہ کرے, آپ اعتراض نہ کرے, بٹ آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, is the amendment. آپ ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا. بلاول بھٹو زرداری نے اس کے علاوہ کسی ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیا اور اس میں بھی انہوں نے کچھ کہا, ذرا ملاحظہ فرما لیں. جو ہم نے کنسنسس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا تب سے نشاندہی کیا ہے, وہ ان سارے مسئلے کا حل بھی ہے, جمہوری حل ہے اور ایک کنسنسس اور لیجیٹیمیٹی ون. They didn't actually come to me first. The law minister went to the courts and informed the judges کہ ہم judicial reform لے کر آئیں گے. When the judges were informed کہ judicial reform ہونے والا ہے تو پھر حکومت کے خلاف یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا اور حکومت کا نمبرز کم کیے گئے. تو this was a direct interference in the process of judicial reforms. This is if you're a political actor, you will see this event as okay, ہم نے good faith میں آپ سے پہلے انگیج کیا, یہاں تک کہ ہم نے اپنے اتحادیوں سے اور اپوزیشن تو دور کی بات ہے اس طریقے سے انگیج نہیں کیا ہے. So after that decision, I think it became absolutely clear that as in the past, the judiciary as an institution, despite having, as I've said time and time again, some of the most sort of credible and able individuals is part of that institution at the moment. When it comes to the power of that institution, then they all coalesce around the fact that power should remain within the institution. Whether it is about the domain, whether it is about judicial reform, at the end of the day, the constitution doesn't matter, democracy doesn't matter, parliament doesn't matter. What matters is کہ انہوں نے یہ ہونے نہیں دینا. اب تو سب کچھ واضح ہو چکا, ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ چکی کہ جوڈیشری چاہتی کیا. بہرحال 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق ہو چکا, پی ایم ایل این پیچھے ہٹ چکی,
तरमीमी मुसवदा JUI फे पेश करेगी, मौलाना फजल रहमान साहब पेश करेंगे और 15 अक्टूबर से पहले ये हो जाएगा और 15 अक्टूबर से पहले 63A का फैसला भी हो चुका होगा और उसमें जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो हो चुके होंगे और उनको हटा दिया जाएगा जिन पर एतराज़ किया जा रहा है और आइन का जो बुनियादी ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। इसका हवाले से प्लान A भी तैयार है, प्लान B भी तैयार है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान से गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की, नवीद कमर साहब ने मुलाकात की। PTI ऑन बोर्ड नहीं होगी, PTI को ऑन बोर्ड लिया जाएगा लेकिन वो इसमें शरीक नहीं होंगे और ये जो मुसवदा है ये 15 तारीख से पहले दोनों ईवानों से मंजूर करवा लिया जाएगा। अब ये बात की बात है कि उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस रहते हैं या जस्टिस काजी फायज ईसा आईनी अदालत के सरबराह रहते हैं, ये बात का मामला है। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये है कि 26वीं आईनी तरामीम के 2 मुसवदे आपस में टेली किए जा रहे हैं, उन पर इतफाक हो चुका है और उनकी सिर्फ नोक पलक तराश खराश की जा रही है। उसके बाद 15 से पहले ये पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद ये देखेंगे कि वो जजेस जो खुद को कंट्रोवर्शियल बना चुके उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या आर्टिकल 6 का इतलाक होगा या नहीं होगा, क्या ये जो है मलिक असद केस के उस पर चलेंगे, क्या चीफ जस्टिस को गैर फाल बनाने के लिए कोई अलग से बेंच बैठेगा, बेंच बैठकर कोई फैसला सुनाएगा और वो फैसला चीफ जस्टिस को एक तरफ बंद कमरे में बिठा देगा। ये तमाम मामला आने वाले वक्त में हो सकते हैं। यानी आपको मैं जाते जाते बताता चलूँ कि आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल हैं और जिस तरह PTI ने D चौक पर धरने की बात की है, जिस तरह PTI पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट को काम करने से रोक रही है, इसके नतायज भी बहुत बुरे निकलेंगे और PTI बदतरीन इंतशार की तरफ बढ़ रही है। इमरान खान के सेक्सुअल स्कैंडल्स के हवाले से एक इंग्लिश वीडियो बना है, बेहतरीन वीडियो है, वो मैं इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। देखने जैसा है, देखिएगा ज़रूर। तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।